मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे। पिछले टर्म तक ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे। आज बीएससी सेकेंड पेपर है जिसका कि नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो सीरीज कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि स्थिर विद्युत होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा जो है दिया हुआ, देखिए यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। ठीक है, इसी में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसको है क्या, इसे वैद्युतिकी भी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। देखिए, विरामावस्था में स्थित वैद्युत आवेशों के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। देखिए, विरामावस्था की बात आती है, यानी कि ऐसे आवेश जो अपने स्थान पर कैसे रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन जो वो कहलाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसे स्थिर विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और भी है क्या नाम है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो अपने स्थान पर आवेश रुके हुए हैं उनको कहते हैं। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, इसके अंतर्गत ऐसे आवेशों का अध्ययन किया जाता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, हेडिंग हमारी है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल कहते हैं घर्षण विद्युत, फ्रैक्शनल इसको कहते हैं, घर्षण कहते हैं। अब देखिए घर्षण होता क्या है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि जब दो नॉन कंडक्टिंग शीट आपस में जब रगड़ी जाती है क्या होता है, उनसे घर्षण उत्पन्न होता है। अब देखिए, विरामावस्था में आवेशों को उत्पन्न करने के लिए दो नॉन कंडक्टर वस्तुओं को आपस में घर्षण के कारण लड़ा जाता है। इसीलिए वैद्युतिकी को फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई है कि दो नॉन कंडक्टर जो है उनमें क्या करें, चार्ज उत्पन्न करना चाहिए। नॉन कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होता है, उस चार्ज को उत्पन्न करने के लिए उन दोनों को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब भी आवेशों की बात आती है जो उत्पन्न होते हैं, एक धनावेश, दूसरा हमारा कैसा होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा कैसा है, निगेटिव चार्ज। एक पे धन आयन होगा, एक पे हमारा क्या ऋण आयन होगा। देखिए, जब भी बात आती है जब चार्ज समान होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज पास में रखे जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उनमें रिपल्सन होता है, और जब अपोजिट चार्ज होती है तो कैसा होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आपस में क्या होंगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आवेश सदा इलेक्ट्रॉन आवेश को सदा इलेक्ट्रॉन आवेश ई गुणांकों में व्यक्त करते हैं। देखिए, आवेश की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे हमारा Q बराबर क्या है, प्लस माइनस एन ई दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है ये n क्या है, गुणांक, n का मान 1 2 3। अगर Q का मान यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2Ne हो जाएगा। ऐसे ही 3Ne 4Ne, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मान है वो n पर निर्भर करता है। जो n का मान होगा उसी हिसाब से आवेशों का मान बढ़ता है। तथा आवेश सदा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने की बात क्या आती है, संरक्षण क्या होता है, कोई चीज कभी भी क्या होती है जिसका कि विनाश ना हो सके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाए, उसको कहते हैं संरक्षण। जिसका कि कभी किसी प्रकार से एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसको पूर्णतया नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है संरक्षण। इसी में देखिए हमारी हेडिंग है कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर। कूलॉम का नियम और उसका वेक्टर रूप। कूलॉम का नियम क्या है और उसे वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसको हम यहाँ पर बताएं। इसके लिए डायग्राम बनाया। क्या डायग्राम बनाया हुआ, देखिए दो आवेश दिए हुए,
एक आवेश हमारा Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो अगर हम Q1 से लेंगे तो दूरी हो जाएगी R12, क्योंकि हमने यहाँ R1 Q1 से Q2 लिया है तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर, और इस ओर लगने वाला बल जो है वो हो जाएगा F2, नीचे की ओर जो बल लगेगा वो हो जाएगा F1। यानी कि दो आवेश कैसे हैं, विरामावस्था। विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसका जो मान है वो कूलाम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच कार्य करने वाला बल, देखिए इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसका जो बल है किस पर निर्भर करता है ये बताया। दो स्थिर बिंदु, ये स्थिर, एक ये बिंदु आवेश है, एक ये, इनके बीच इनमें क्या है, Q1 Q2 दो आवेश है, और इनके बीच क्या कार्य हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है, इसके कुछ पॉइंट हैं। इसी में देखिए पॉइंट नंबर 1, दो आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 के अनुपाती, जो लगने वाला बल बल क्या है, आवेशों का गुणनफल, यानी एक आवेश हमारा Q1 था, एक आवेश हमारा Q2, दोनों के गुणनफल, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है, अनुपाती कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, समानुपाती अनुपाती कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 2, उनके बीच दूरी R12 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है इनके बीच में उस दूरी के स्क्वायर के, यानी जो दूरी हमारी थी R12 इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इन्हें कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि लगने वाला बल क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के बाद पॉइंट नंबर 3 है, बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कह रहे जो बल लग रहा है उसकी दिशा जो है उस आवेशों को मिलाने रेखा के, अगर हमारा Q1 से Q2 वो चल रहा है तो वो दिशा क्या हमारी बल की होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे स्टार्ट किया है तो हमारा क्या है F1 से यानी F2 करने वाला बल हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा डायग्राम है। ये डायग्राम में Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर कार्य करने वाला बल, ये हमने डायग्राम में नीचे ही बताया था कि हमारा क्या है जो भी हमारा प्रभाव है वो Q1 से Q2 की ओर है। जब Q1 से Q2 की ओर है तो कार्य करने वाला जो कूलामी बल होगा या स्थिर बल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 ना होकर क्या हो जाएगा, F2 की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यानी कि F2 इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। जब यहाँ पे हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक हम कांस्टेंट लेंगे, इसको बदल लेमडा, यानी कि F2 बराबर लेमडा Q1 Q2 अपॉन R12 का समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर दिया हुआ है लेमडा क्या है, एक लेमडा क्या है, एक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो कांस्टेंट है ये किस पद्धति में है उस पद्धति पर निर्भर करेगा, SI है, MKS है, CGS उस पर निर्भर करेगा। साथ में दोनों आवेश किस मीडियम में है, वायु में है, एयर में है, निर्वात में है, उस पर निर्भर करता है, यानी कि इसका मान जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। देखिए SI पद्धति में जो लैम्डा का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन बराबर होता है रिलेशन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है हमारा एक नियतांक है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, हमने इसका उपयोग यहाँ पर किया है पहले से। माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो किसी माध्यम की क्या है विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी, जबकि हमारा देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, यहाँ पर निर्वात की बात हो, यानी कि निर्वात में देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी, जो निर्वात में है उसकी जो है यहाँ पर परमिटिविटी या विद्युतशीलता है। अब देखिए जो हमारे पास K है, K को कुछ जगह हमने एप्सिलॉन R भी लिखा है
एप्सिलॉन और या के। अगर हम के निकालें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो हमारा के है इसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, यानी ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में जब हमारा चैप्टर आ गया तो बताएं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कैसे कांस्टेंट निकालते हैं, और हर माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। अगले चैप्टर में आएगा उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए हमने जो लैम्डा का मान निकाला है, इस लैम्डा के मान को क्या किया, इसको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दिया। यहाँ से देखिए इस लैम्डा के मान को समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में मान रखा तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा का मान नोट लिया था, Q1 Q2 अपॉन R12, ये हमने यहाँ पर रख दिया। यानी कि एप्सिलॉन का मान रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। देखिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान जो है स्टैंडर्ड मान होता है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है ये हमारा, क्या है इसका मान है, क्योंकि हमारा क्या है किसी माध्यम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर जो है फैरेड मीटर भी कहते हैं, इसका दूसरा मात्रक नाम भी है, फैरेड मीटर भी है। हमने यहाँ पे मान से बताया कि इसका उपयोग करना है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है। क्योंकि हमने यहाँ पे मान निकालना चाह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻12, ये हमने मान यहाँ पर रख दिया। इसका मान जो सॉल्व करें तो लगभग 9 इंटू 10⁻9 आएगा। देखिए मात्रक हमारा क्या था यहाँ पे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आया है और पाई का मान क्या है, आंशिक मान है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मात्रक भी पलट गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो मीटर अपॉन फैराड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका मान निकालिए 9 इंटू 10⁻9। इस मान को क्या किया हमने एमकेस पद्धति के हिसाब से, जो हमारे पास समीकरण था इसको हमने लिख दिया F। अगर हम व्यापक रूप में एमकेस पद्धति में हम F1 F2 ना लिख के इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मान रख दिया। जब यहाँ पे मान रखा है जो हमने निकाला था 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कूलम बल का मान प्राप्त हो गया, जो कि हमारा समीकरण 3 है। इसी सीरीज में देखिए हम जो हेडिंग डलवाई थी कूलम लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, तो आज क्लास में वेक्टर फॉर्म ना बता के अगले टर्म क्या करते हैं, इस कूलम के नियम की वेक्टर फॉर्म बताएंगे। आज क्लास के लिए बस इतना ही।